सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने अभी ओपनिंग क्लिप में देख ही लिया, हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। आप माननीय लोकसभा सांसद हैं उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से, साथ ही आप केंद्र में मंत्री भी हैं। कई सारे विभाग हैं जिसका कि हम जिक्र नहीं कर पाए थे वीडियो में, उस हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे। आपके पास स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री के तौर पर। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पूर्वोत्तर का जो विकास है उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है उसका आपके पास चार्ज है। साथ ही साथ आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो कई सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सर हैंडल कर रहे हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ चलूंगा, जो कि काफी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड हम आज इस परिचर्चा को रखेंगे और नॉर्थ ईस्ट में क्या कार्य हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न सर आपसे यह रहेगा कि पूर्वोत्तर का जो हम सुनते बहुत थे पूर्वोत्तर के बारे में, और पूर्वोत्तर के बारे में सुनने से एक मिस्ट्री सी भी बनी रहती थी कि पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है। ये एक फ्रेज बहुत चलता था कि पूर्वोत्तर का विकास हो रहा है, पर काम क्या हो रहा है ये हमें कभी समझ में ही नहीं आता था शायद। पर डोनर, जो कि एक आपकी मिनिस्ट्री है सर, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत पिछले कुछ सालों में जो कार्य हुआ है उसने सारी धारणा बदल कर रख दी है। और आज जब आप हमारे साथ हैं तो इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि हम ये जाने कि डोनर की रचना, कि उसके पीछे की मंशा क्या थी और इसकी आखिर में जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में सर आपसे जानना चाहिए। सबसे पहले तो धन्यवाद पुनीत जी, आपके जो आरंभिक रिमार्क्स थे उसके लिए। वेरी काइंड ऑफ यू। उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें और अधिक परिश्रम और निष्ठा के साथ काम करने की ऊर्जा भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। सबसे पहले कमिंग स्ट्रेट टू दी क्वेश्चन पुट बाय यू, जैसे आपने कहा कि पूर्वोत्तर में पहले क्या था और अब क्या था। सच पूछिए तो 2014 से पहले अक्सर ये लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि पूर्वोत्तर कहाँ है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है। और पूर्वोत्तर के लोगों को भी बहुत अधिक शेष भारत के साथ उनका आना जाना, उनका मेल मिलाप नहीं था। जब मैं इस विभाग में आया 2014 के अंत में लगभग, तो उससे पहले मेरा पूर्वोत्तर का कोई एक्सपोजर नहीं था। मैं उससे पहले कभी पूर्वोत्तर गया नहीं था, कहीं पूर्वोत्तर के किसी विषय के साथ मेरा कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा। तो मेरे में भी जिज्ञासा थी कि मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, दायित्व मिला, मैं इसको समझूं। तो मैं हर किसी से जो पूर्वोत्तर का थोड़ा बहुत अधिक जानकार होता उससे समझने का प्रयास करता। तो एक ही बात मुझे समझाई जाती है अक्सर कि लेट अस डू समथिंग टू ब्रिंग नॉर्थ ईस्ट क्लोजर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। तो एक दिन मेरे मन में ये प्रश्न आया कि कोई ये नहीं कहता कि व्हाई नॉट डू समथिंग टू ब्रिंग रेस्ट ऑफ इंडिया क्लोजर टू नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि मैं जब बड़ा विस्तृत प्रवास करने लगा प्रदेश में, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी एक छात्र की तरह, एक शोधकर्ता की तरह निकला था। मैं उससे पहले, जैसे मैंने कहा, मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था। तो मुझे एहसास हुआ कि इतना कुछ है पूर्वोत्तर से सीखने को, इतने सारे वहां के पोटेंशियल्स हैं, इतने सरमाए हैं, इतने एसेट्स हैं, बोथ ह्यूमन एसेट्स एज वेल एज नॉन ह्यूमन एसेट्स, जिनका हमें एहसास ही नहीं है। और अंग्रेजी में कहावत है, द आईज सी व्हाट द माइंड नोज। तो अगर हमें मालूम ही नहीं हो, जिस बात की जानकारी ना हो, तो हमें देखने को भी नहीं मिलती, हम उसका एहसास भी नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर के ऐसे प्रदेश, छोटे छोटे मिजोरम जैसे प्रदेश, जहां की मुश्किल से शायद 10 लाख जनसंख्या होगी, लेकिन लिटरेसी रेट 98-99%, नेक्स्ट ओनली टू केरला। और मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज एन अनपैरेलल कंपैरिजन, बिकॉज केरला हैज ए लेगेसी ऑफ हाई लिटरेसी रेट राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश राज, जबकि मिजोरम की स्थापना ही आज से 30-35 वर्ष पूर्व हुई थी। इसी प्रकार वहां के लोगों में जो जिस प्रकार की अनुशासनबद्ध उनकी जीवन शैली रहती है, वो हमने कोविड काल में भी देखा। पिछले वेव में जिस प्रकार कोविड आया, तो पूर्वोत्तर में उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा दूसरे प्रदेशों की तुलना में, और दूसरे प्रदेशों में उसका उदाहरण दिया जाता था। और जब सारे देश में आरंभिक दिनों में फेस मास्क की मांग आया करती थी, तो वहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने तुरंत घर में बैठे बैठे न केवल पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क तैयार किए, बल्कि भिन्न भिन्न डिजाइन में, कि जो आप कपड़े पहने, लिबास पहने, उसके मुताबिक फेस मास्क। इस बार भी जब सेकेंड वेव में कुछ ही दिन से
ये लपेट में आया है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण वहां की विशेषता ये है जो फीचर नोट करने वाला, कि वहां पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई गया लेकिन डेथ रेट कम रहा, जैसे कि देश के कुछ और हिस्सों में और प्रांतों में रहा। तो कहने का तात्पर्य इतना कुछ वहां से सीखने को था, लेकिन कुछ हमारी प्राथमिकताएं सरकारों की इस प्रकार की रही, केंद्र की इस प्रकार की रही, कि हमने उनको अपने से अलग रखने में ही शायद राजनीतिक और दूसरे कारणों से सुविधा समझी। अब आप देखिए कितना पिछड़ा हुआ था पूर्वोत्तर। आपने कहा पहले और बाद में, मैं तो कहता हूं बिफोर एंड आफ्टर, जैसे इश्तारों में आता है। 2014 से पहले कम से कम 2 या 3 प्रदेश ऐसे थे पूर्वोत्तर में जहां लोगों ने रेलगाड़ी नहीं देखी थी। उदाहरण के तौर पर मेघालय, उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश। आज ईटानगर से दिल्ली के लिए गाड़ी चलती है, अरुणाचल एक्सप्रेस। इसी प्रकार हवाई अड्डे, गुवाहाटी के अतिरिक्त किसी जगह पर्याप्त हवाई अड्डा नहीं था। शिलांग जो कि अर्शवाइल असम की राजधानी है, वहां पर पर्याप्त हवाई अड्डा नहीं था, अब उसका विस्तार होने लगा। सिक्किम जो सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में माना जाता, वहां से कोई एयरपोर्ट नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर के वहां पर पेंगोंग जगह में एयरपोर्ट की स्थापना करवाई। और मैं तो ये कहूंगा कि इसमें सबसे अधिक जो अंतर आया है वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरंभ में ही हमें ये निर्देश दिया था कि देखिए, मुझे पूर्वोत्तर को और पूर्व भारत को पश्चिम के स्तर पर ला करके खड़ा करना। और एक बड़ा सुंदर उन्होंने वाक्य कहा था कि ये कभी संभव ही नहीं कि भारत माता का समूचा विकास हो सके यदि दोनों संभागों का एक समान विकास ना हो। और उन्होंने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से यदि एक भुजा बलवान हो और दूसरी कमजोर रह जाए या निर्बल रह जाए तो शरीर का सामूहिक विकास संभव नहीं। और उन्होंने कर दिखाया, he has walked the talk और he has led from the front। बहुत लोगों के ध्यान में ये जानकारी नहीं है या कभी कभी उनके ध्यान से निकल जाती है कि प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 6-7 वर्षों में, उसमें 1 साल तो निकल ही जाता है, कोविड के कारण बहुत अधिक प्रवास और यात्राएं नहीं हो पाई, प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम 50 बार पूर्वोत्तर की यात्रा पर गए। और उसमें से असम में, अभी असम के चुनाव में हम अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे, केवल असम के प्रदेश में 35-38 बार हो गए। और अगर आप पहले के जितने भी प्रधानमंत्री उनकी कुल यात्राओं की संख्या मिला ले तो इससे कम पड़ेगी। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हमारा एक बड़ा भव्य कार्यालय है शिलांग में, जो 1970 के दशक में बना था। लगभग 40-45 वर्ष के बाद किसी प्रधानमंत्री ने वहां जाकर के वहां की प्रीलिमिनरी बैठक में भाग लिया, और वो थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2016 में। उससे पहले मोरारजी देसाई आखिरी प्रधानमंत्री थे जो वहां पहुंचे। तो इस प्रकार से प्राथमिकता जब प्रधानमंत्री देते हैं तो नीचे तक उसका भाव जाता है। हमने एक रोस्टर तैयार किया जिसके अंतर्गत हर पखवाड़े में, हर 15 दिन में केंद्र के कम से कम 8 मंत्री पूर्वोत्तर के प्रवास पर जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रदेश में 1 मंत्री। और देखिए कैसे आलम बदला। हमने ना केवल जमीनी स्तर पर लाने की प्रयास किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी जो खला थी, जो फासले थे, उनको दूर करने का प्रयास किया है। एक जमाना था जब केंद्र से कोई नेता या केंद्र से कोई मंत्री पूर्वोत्तर जाता तो उसे कहा जाता था मिनिस्टर फ्रॉम इंडिया। वह बात जाती रही, कोई ये देश नहीं गुजरा। मैं उस दिन असम के राज्यपाल से बात कर रहा था, कह रहे हैं कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब केंद्र का कोई ना कोई नेता, कोई मंत्री वहां ना रहता हो। मैं स्वयं वहां पर लोगों के घुल मिल गए हम उनके बीच। आज आलम यह है कि उनको डोनर मिनिस्ट्री क्या है और डोनर का मंत्रालय क्या है, उस बात का इतना ज्यादा इल्म हो चुका है, बल्कि उसको अपना लिया है उन्होंने, उसको अपना मंत्रालय समझते हैं। उनके कुछ छोटे मोटे काम मंत्रालय के अतिरिक्त भी होते हैं तो वो हमारे ही पास आते हैं। तो जैसे वो शायर का शेर है कि हमने जज्बात निभाए असूलों की जगह, तो एक जज्बाती स्तर पर भी ये खला पूरा करने का काम किया गया। आज ईटानगर में हवाई अड्डा बन रहा है। अनुमान लगाइए, अरुणाचल प्रदेश दी नॉर्थर्न मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट स्टेट और चीन के बॉर्डर पर, सीमा पर ये स्थित है। आज तक क्यों यहाँ हवाई अड्डा नहीं बनाया गया था? आज इस समय वो निर्माणाधीन है। नागालैंड में हवाई अड्डे की योजना बन गई है। 3 स्थानों पर हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स गुवाहाटी, इम्फाल और अगरतला में स्थापित हो जा रहे हैं। गुवाहाटी में तो पहले से ही तैयार हो चुका है। ये सारे काम 70 वर्ष पहले भी तो हो सकते थे।
लेकिन प्राथमिकताएं भिन्न थी। इनलैंड वाटरवेज, दुनिया के सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है ब्रह्मपुत्र। पहली बार ब्रह्मपुत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल तक पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम स्थापित किया गया है। उससे लाभ यह है कि एक तो ऑल्टरनेट रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, और दूसरा 1/4 उसकी कीमत पड़ती है बाड़े की, जो टैरिफ है, यानी 100 रुपया अगर रेल में कार्गो लगेगा, इसमें 25 रुपए लगेगा। इन सब बातों का सारा काम पिछले 6-7 वर्षों में हो पाया, और इसलिए हो पाया कि भरपूर सहयोग भी था और प्रधानमंत्री जी का निर्देश भी था। आज एक जमाना था जब पूर्वोत्तर के बच्चे यहाँ आते तो उनको एक अजीबोगरीब नजर से देखा जाता, वो भी अटपटा महसूस करते और यहाँ वाले लोग भी महसूस करते। आज दृश्य ये है, पूर्वोत्तर के बच्चों को, वहां के युवक और युवतियों को होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री में प्राथमिकता से नौकरी दी जाती है देश भर में। आप जाए हैदराबाद जाए, चेन्नई जाए, मंगलुरु जाए, आपके हवाई जहाज के एयर क्रू में पूर्वोत्तर के लड़के लड़कियां रहेंगे। एक जमाना था जब पूर्वोत्तर से कूच करते थे हमारे नौजवान नौकरी की तलाश में। आज वो आलम है कि देश भर से इंडस्ट्री के लोग, एविएशन के लोग, टूरिज्म के लोग, उनको तलाशने के लिए, उनको नौकरी देने के लिए पूर्वोत्तर आते हैं, क्योंकि लगता है कि हमारे होटल का कोई मैनेजर हो तो पूर्वोत्तर का बालक या बालिका हो, एविएशन में हो तो उनका क्रू। तो ये सारा का सारा जो अंतर आया है, मैं कहता हूं कुल मिलाकर के एक वाक्य में, आज पूर्वोत्तर भारत का एक पूरा इंटेग्रेटेड हिस्सा बन चुका है। और आने वाले दौर में, पोस्ट कोविड दौर में, जिस तरह से बैम्बू इंडस्ट्री को एक विशेष ध्यान दिया गया, हमने 100 साल पुराना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट संशोधित किया ताकि बैम्बू को उसमें एक्सेप्ट किया जाए, होम ग्रोन बैम्बू को युवा अपनी रोजगार के लिए लगाए। स्टार्टअप ग्रुप्स को हमने इंसेंटिवाइज किया, उनको हमने वायबिलिटी फंड देना शुरू किया। और मुझे यकीन है कि जैसे मोदी जी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मीन्स न्यू इंजन, न्यू इंजन। आने वाले वक्त में, जैसे एक जमाने में पूर्वोत्तर को शेष भारत से थोड़ा अलग समझा जाता था, आने वाला वो जमाना होगा जब पूर्वोत्तर लीड लेगा और वाकई न्यू इंजन बन के सारे देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, काफी विस्तार से आपने बताया।